अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अरफान खान एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी एंड लॉ, या जिसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है जी, पिछले लेक्चर में हमने साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एज़ यू नो उन स्टेप्स जो है वो पढ़े थे। ठीक है, जिसमें पहला रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, फिर उसकी हमने ऑब्जर्वेशंस देखी, फिर हाइपोथेसिस बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट लगाए, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद जो है हमने रिजल्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, वो एक पूरा एक प्रोसेस था। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है थ्योरी एंड लॉ, ये भी बेसिकली उसी के साथ जो है वो कनेक्टेड है कि अच्छा जी, आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। When experiments prove a hypothesis correct, scientists use such hypothesis for making further hypothesis। ठीक है, कि पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। ठीक है, अब जो हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाता था उसको साइंटिस्ट एक्सेप्ट कर लेते थे, बाकी को रिजेक्ट कर देते थे। ठीक है, अब जो है वो हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया था, ठीक है, अब उसी को साइंटिस्ट यूज़ करके फर्दर हाइपोथेसिस जो है वो बनाते हैं। ठीक है, कि उसके बाद क्या करते हैं, वे न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कि जब न्यू हाइपोथेसिस जो बनाए हैं वो दोबारा से जो है वो प्रूव हो जाएं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो ओरिजिनल हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी बन जाते हैं। ठीक है जी, a theory is supported by एक्सटेंसिव एविडेंस। ठीक है, थ्योरी जो है वो सपोर्ट की जाती है एक्सटेंसिव एविडेंस से। क्यों? क्योंकि पहले जो हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट हुआ था उसको साइंटिस्ट ने अगेन से यूज़ किया। ठीक है, उससे फर्दर हाइपोथेसिस बनाए, फिर वो जो न्यू हाइपोथेसिस बने थे अगेन से उनको जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया। ठीक है, लेकिन वो फिर से दोबारा जो है वो प्रूव हो गए। ठीक है, तो वो ओरिजिनल हाइपोथेसिस अगेन से थ्योरी बन गए। तो ये बेसिकली थ्योरी को सपोर्टिंग जो है वो मिल रही है। कि और उसके बाद नेक्स्ट है, एंड इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। ठीक है, कि वही हाइपोथेसिस को बार बार जो है मल्टीपल रिसर्चर्स ने चेक किया तो उसको वो वैलिडेट कर देते हैं थ्योरी को। अच्छा, आगे है फॉर एग्जांपल द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन कि हाउ स्पीशीज़ चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, कि ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये बेसिकली चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ठीक है, जो एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं ओवर टाइम थ्रू अ प्रोसेस, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जिसके अंदर वो ट्रेड्स हैं जो कि सूट करते हैं टू देयर एनवायरनमेंट, दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और पास ऑन कर सकते हैं अपने एडवांटेजियस ट्रेड्स को टू देयर ऑफस्प्रिंग। अच्छा, आगे है कि साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, थ्योरीज को जो है चेक करेंगे बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट लगा के अब थ्योरीज को जो है वो टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी। ठीक है, साइंटिस्ट अपना जो है वो ट्राई करेंगे बेस्ट कि वो इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दें। और अगर इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स, अब अगर एक थ्योरी भी प्रूव हो रही है बार बार अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स, तो वो थ्योरी जो है वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। अच्छा, अब एक साइंटिफिक लॉ जो है वो एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का। इसकी एग्जांपल में सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजी में दो लॉ यूज़ होते हैं वो है बायोलॉजिकल लॉज। उनमें पहला है हार्डी-वेनबर्ग लॉ। ठीक है, ये जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है बेसिकली ये बताता है जेनेटिक वेरिएशन के बारे में। ठीक है, ये इसका जो है वो बेसिकली ये है कि ये स्टेट करता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन होती हैं पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इन एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। ठीक है, कि अगर कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है तो जेनेटिक वेरिएशन जो होंगी पॉपुलेशन में वो विल रिमेन कांस्टेंट रहेंगी। अच्छा, इसकी एक इक्वेशन भी है p² + 2pq + q² = 1। ठीक है, ये अब फ़िलहाल आपका इससे जो है वो एज इट जो है वो लेना देना नहीं है। अच्छा, आगे है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, अब ये जो मेंडल के लॉ हैं ये भी जो है एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हाउ ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और इसमें जो है वो मेंडल के दो ही लॉ हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, उसके बाद जो एक फ्लो चार्ट है रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ये हमारा जो है वो पिछले लेक्चर की भी जो है वो एक हिसाब से आप लगा लें कि ओवरव्यू है। अच्छा,
हमने देखा था कि सबसे पहले एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस को देख के फिर हम हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है जी। अब हाइपोथेसिस से आगे डिडक्शंस निकाली जाती हैं, डिडक्शंस के आगे जो है वो हम एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था कि एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम जो है वो रिजल्ट्स के निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक उसने जो है ये एरो का निशान बनाया कि इफ़ नॉट प्रूव्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर वो हाइपोथेसिस प्रूव नहीं होता तो हम उसको रिजेक्ट करके न्यू हाइपोथेसिस जो है वो कोई बना सकते हैं। तो फिर उसको अगेन से उसमें से जो है वो एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, लगाएंगे, फिर उसको अगेन से चेक करेंगे कि आइदर जो है वो हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है, तो इट्स मीन आगे फिर उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, ठीक है, रिजल्ट्स की, और उसकी फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लगाया जाएगा उस पर, फिर थ्योरी, ठीक है, वो बन जाएगी जैसे अभी हमने जो है वो देखा। और उसके बाद थ्योरी पे जो है वो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स लगेंगे तो वो थ्योरी जो है वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाएगी। सो आई होप, मेरा ख्याल है यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।